तो दोस्तों भारतीय पैरालंपियंस के लिए आज एक बढ़िया दिन था। 2 गोल्ड, 1 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज आज के दिन में जीता गया। और इस दिन पर एक बहुत तगड़ी बात ये हुई कि कमबख्त राहुल गांधी ने हमारे पैरालंपियंस विनर्स को कॉन्ग्रेचुलेट करना ही छोड़ दिया। आखिरी बार भाई ने 5 दिन पहले किसी पैरालंपिक मेडल विनर को कॉन्ग्रेचुलेट किया था। अब इसके 2 ही कारण हो सकते हैं, या तो भाई थक चुका है इतने लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट कर करके। मतलब आज तक के पैरालंपिक इतिहास में 1960 से 2016 तक मिलाकर भारत ने टोटल 12 मेडल ही जीते थे। अकेले इस पैरालंपिक में भारत ने 17 मेडल ऑलरेडी जीत लिए हैं और अभी 4 मेडल कम से कम आशा है, जिनसे होप है। वहीं दूसरा केस ये हो सकता है कि साल 2012 में जब इनकी सरकार थी तो हमारे पैरालंपिक प्लेयर्स को रूम तक नहीं मिल रहे थे, तो हर कॉन्ग्रेचुलेशन ट्वीट पर इनकी सरकार की विफलता का किस्सा और अब की सरकार की सफलता का किस्सा बयां होता था, तो भाई ने ट्वीट करना छोड़ दिया। 5 दिन पहले सुमित अंटिल को कॉन्ग्रेचुलेट किया तो भाई ने सुमित का ओम का लॉकेट ही क्रॉप कर दिया। भाई काफ़ी ध्यान रखते हैं सेक्युलरिज्म का। तो आइए बात करते हैं इस बारे में कि कैसे क्या क्या चेंज हुआ भारतीय खेलों में और ये बदलाव आया कैसे। आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए आज की कहानी। अब सबसे पहले भारतीय हॉकी की दास्तान सुनते हैं। साल 2010 की दीपक ठाकुर बता रहे हैं कि क्या बुरा हाल था भारतीय हॉकी का। उन्हें हड़ताल करनी पड़ रही थी खेलने के लिए। कह रहे थे कि कोई बात नहीं, हम अपने पैसों से वर्ल्ड कप खेल लेंगे। किसी सरकार के लिए इससे शर्मनाक क्या ही हो सकता है, सुनिए। यदि प्लेयर के लिए नेशन सबसे पहले है, पैसा बात है। हमारा मुद्दा यहाँ पर पैसा नहीं है, हम सिर्फ अपने राइट्स जो है उसकी बात हमने उठाई है। वो क्यों नहीं सोचते? उनको भी सोचना चाहिए। पिछले 10 साल से हम लोग खेल रहे हैं, इतने बड़े बड़े अचीवमेंट है, सब कुछ है। अगर 10 साल के बाद अगर आज हमें इस आवाज उठाने का मौका मिला है तो क्यों दबाई जा रही है? हम लोग और अपने खर्चे पे ये वर्ल्ड कप देश के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी रख के खेलेंगे अपने खर्चे। अब भारतीय हॉकी टीम जब इस ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीत कर आई तो भारतीय हॉकी टीम के प्लेयर्स ने बताया कि पिछले कुछ समय में क्या बदला है, सुनिए। हम बात करते हैं हॉकी की, तो हॉकी सर ओवरऑल छोटी छोटी चीजों से मिला के एक हॉकी प्लेयर को तैयार किया जाता है, एक टीम बनती है फिर। क्योंकि जैसे आप बोले कि इकोसिस्टम, ये हमारे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जब इनिशिएटिव लिया और हमारे जो एक्स मिनिस्टर्स थे और अभी जो मिनिस्टर आए हैं, उन्होंने बहुत हॉकी के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया और इन्वेस्टमेंट आज दिख रही है कि आज मेडल लेके आए हैं। काफी समय से क्या होता आ रहा था कि सर स्टेडियम्स बनते थे, उनकी जो मरम्मत या उनकी जो टाइम टू टाइम चेंजेस करने की जरूरत थी वो नहीं पूरी हो पाती थी। तो आज की डेट में वो सब कुछ पूरा हो रहा है। तो मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं कि ये ऐसे कंटिन्यू चलता रहेगा तो प्लेयर को मोराल अच्छा मिलेगा, वो अच्छा फैसिलिटीज में अगर ट्रेनिंग करेगा तो ऑब्वियसली रिजल्ट लेके ही आएगा। ओलंपिक्स में भारत ने इस बार अब तक के सबसे अधिक मेडल्स जीते। उधर से भारतीय पैरालंपिक्स का एक बड़ा कंटेंजेंट 54 प्लेयर्स का 54 प्लेयर्स का इस बार पैरालंपिक खेलने गया। साल 2008 में केवल 5 लोग इस टूर्नामेंट को खेलने गए थे, साल 2012 में 10 लोग और साल 2016 में 19 लोग, इस बार 54। और इन 54 एथलीट्स में से 17 मेडल ऑलरेडी आ चुके हैं। इन मेडलिस्ट्स में से एक मेडलिस्ट शरद कुमार, जिन्होंने हाई जंप में सिल्वर मेडल जीता है, उन्होंने भारत वापस आकर एक इंटरव्यू दिया और बताया कि किस प्रकार भारत में चीजें बदली हैं पिछले कुछ सालों में, कैसे सरकार ने सहायता प्रदान की है भारत में खेलों को सुधारने के लिए। उनका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस उन्होंने बताया साल 2008 से अब तक का। तो चलिए पहले उन्हें ही सुनते हैं। It's in a financial condition, and just think that's when the government came first ahead, and they've kept us in it without like any hesitations and giving us that space that, you know, how much the normal athletes are being treated. We'll give you more because you require more of it, because your equipment's also for such, like if the ones prosthetics which Sumit wears, that's about expensive, like a 6-7 lakh rupees for every leg, and that goes on for 3 months only, and then again you got to change it. You need some big assistance there, and this is where the government
tops comes in, and that's where they provide the support. And this is where we see that we need more stuffs and we are getting this. And how do you judge a society? I'm not saying that judging is, but see, the thing is, like, when you see that a physically challenged person is being appreciated more by the government, they are there before anybody else standing in front of you, that's when you know that this is inclusive. This is how a change is coming in the society. And this is where I, as an athlete, I joined in 2008 in Paralympics, and now it's 2021, and I'm seeing like how, where there was nobody, like Devinder Bhaiya said, he went to Athens on his own cause to go to Olympics. That's such a big thing, Paralympic Games, that an athlete has to pay his own money and go for such a game. But now, look at it, the Prime Minister is sending us off. Every individual athlete is getting a call from him for performing well. And looking at this, even the United States athletes who won a gold medal in mine, he was like, you know what? Nothing bigger than this can happen, not even a gold medal. Like the Prime Minister or a head of state is going to call you for it. So that is one aspect. I think this is where the leader of the state is vouching in for inclusive society. तो वही इनका साफ कहना है कि एक समय ऐसा था जब अपने पैसे खर्चा करके जो एथलीट है वो पैरालंपिक खेलने जाते थे, उन्हें खिलाड़ी भी शायद समझा नहीं जाता था, और अब फिट खिलाड़ियों से अधिक प्राथमिकता इन्हें दी जा रही है क्योंकि इनकी जरूरतें अधिक हैं। वो अपनी बात में टॉप्स का भी जिक्र करते हैं और बताते हैं कि टॉप्स ने किस प्रकार एथलीट्स को हेल्प किया है। तो वही सवाल ये कि ये टॉप्स है क्या? साल 2014 में सरकार बदलते ही एक काम किया गया, अनाउंस किया गया टॉप्स, यानी टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। इस स्कीम के अंतर्गत प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को ढूंढा जाता, उन्हें टॉप्स के अंतर्गत लाया जाता और उसके बाद उन्हें 5 चीजें दी जाती, बुनियादी चीजें। पहली चीज, इन खिलाड़ियों को टॉप कोचेस प्रोवाइड किए जाते और इनकी ट्रेनिंग वेल इक्विप्ड इंस्टीट्यूशन में ही की जाती, इसका ध्यान रखा जाता। दूसरा पॉइंट, असिस्टेंस दिया जाता कि कोई भी स्पोर्ट्स स्पेसिफिक इक्विपमेंट को खरीदने में, जैसे शरद ने यहां पर बताया कि हम डिमांड करते थे ये चाहिए, फिर अथॉरिटी उसका एनालिसिस करती थी कि इसका क्या बेनिफिट होगा, कितना बेनिफिट होगा, और फिर उस इक्विपमेंट को प्रोवाइड किया जाता था। सुनिए, what are the advantages of it, how are they going to benefit me, and then approve it. It's not that you give them anything and they approve it. That's the best part of it. It has come up to us like a platform where they're observing, they're trying to make the athletes, they're motivating the athletes that, it's a professional agenda, sports, and you guys are one people who are like, the world is looking, and they will also follow it. You know what professionalism is? That is what we might be lacking in the initial years. Now the government is trying to bring the people to feel professional, and that's going to change the whole aspect of it. तीसरा बेनिफिट ये कि अभी तक ओलंपिक कंटिंजेंट के पास एक कोच हुआ करता था, अधिक सपोर्ट स्टाफ नहीं हुआ करता था, लेकिन अब सपोर्ट स्टाफ, फिजियो, फिजिकल ट्रेनर एटसेट्रा एटसेट्रा दिया जाने लगा। चौथा पॉइंट ये कि जो एथलीट ओलंपिक में जाएं उनको एड दिया जाए। पांचवा, आउट ऑफ पॉकेट अलाउंस भी दिया जाने लगा, इसका भी प्रावधान किया गया। अब इन 5 बेनिफिट्स के अलावा एक मिशन ओलंपिक सेल बनाया गया जो कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी को असिस्ट करता था, और इसका काम होता था कि ये एथलीट्स आइडेंटिफाई करे कि कौन कौन टॉप्स के दायरे में आना चाहिए, कौन कौन नहीं आना चाहिए, और एथलीट्स को सपोर्ट करे। इसका दूसरा काम होता था कि एथलीट की वीकली रिपोर्ट तैयार करे। हर वीक हर एथलीट की रिपोर्ट तैयार की जाती, उसके आधार पर किसे टॉप से निकालना है, किसे टॉप्स में डालना है, इसका निर्णय लिया जाता। वहीं दूसरी ओर ग्रास रूट लेवल पर स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए खेलो इंडिया प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसने अभी इमीडिएट इफेक्ट से ओलंपिक पर बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं डाला, लेकिन यहां से आने वाले ओलंपिक पर बड़ा प्रभाव देखने को मिलेगा। खेलो इंडिया की वजह से यूथ का स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन तो खैर बढ़ा ही है और बढ़ना भी था, लेकिन सबसे बड़ा जो फायदा हुआ वो ये हुआ कि ग्रास रूट लेवल पर हमारा जो
इंफ्रास्ट्रक्चर था जो बेकार था वो बहुत बढ़िया होता जा रहा है। जैसे जैसे प्रतिस्पर्धा बढ़ती जा रही है वैसे वैसे इसका इफेक्ट भी बढ़ता जा रहा है। यूथ ओलंपिक गेम्स में इसका इमीडिएट इफेक्ट भी देखने को मिला। साल 2018 में यूथ ओलंपिक गेम्स हुए और हमने बेस्ट एवर परफॉर्मेंस दिया, 13 मेडल्स जीते जिसमें 3 गोल्ड, 9 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज था। टोक्यो ओलंपिक में भी 2 खिलाड़ी जिनका नाम था मनु भाकर और सौरभ चौधरी यहीं से निकल कर आए। उम्मीद थी ये मेडल लाएंगे मगर चूक हो गई। इसके अलावा स्पोर्ट्स टैलेंट सर्च पोर्टल शुरू किया गया। जो खिलाड़ी खेलो इंडिया से बच गया वो खिलाड़ी इस पोर्टल पर अपनी अचीवमेंट खुद रजिस्टर कर सकता है और फिर उसे साई यानी कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया खुद ट्रायल के लिए बुलाता है। जो ट्रायल पास करता है उसे साई मॉनिटर करता है, ग्रूम करता है और फिर इवेंचुअली जब वो उस लेवल का हो जाता है तो उसे टॉप्स में डाल दिया जाता है। साल 2016 के रियो ओलंपिक्स में भारत की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही थी और इसका पूरा जो ठीकरा फोड़ा गया था वो नरेंद्र मोदी के सर पर फोड़ा गया था। उसके बाद एक ओलंपिक टास्क फोर्स बनाई गई अगले 3 ओलंपिक्स के लिए। उसकी रिकमेंडेशन पर पावर्ड स्टीयरिंग कमेटी बनाई गई। इस समिति का जो मुख्य काम था कि एक एक्शन प्लान बनाए जिससे हम और अधिक मेडल ला सकें और उस एक्शन प्लान का जो इम्प्लीमेंटेशन है अगर वो नहीं होता है तो यही उसकी रिस्पॉन्सिबल भी होती थी। स्पोर्ट्स एंड गेम्स फॉर पर्सन्स विद डिसएबिलिटीज इस नाम की एक स्कीम शुरू की गई केवल डिफरेंटली एबल्ड्स के लिए और ये सभी स्कीम्स नई थी। स्पोर्ट्स का बजट बढ़ाया गया। खैर आपने अभी एक प्रोपेगेंडा ये भी सुना होगा कि स्पोर्ट्स का बजट जो है वो 230 करोड़ रुपए से घटा दिया गया है, लेकिन हमें एक सीरीज देखनी पड़ेगी। जैसे साल 2012-13 में केवल 1152 करोड़ रुपए का बजट था, 13-14 में ये 1219 करोड़ का स्पोर्ट्स बजट हुआ, फिर उसके बाद 14-15 में बढ़ाकर 1769 करोड़, 17-18 में बढ़ाकर 1943 करोड़, 18-19 में बढ़ाकर 2197 करोड़, 19-20 में बढ़ाकर 2776 करोड़, 20-21 में बढ़ाकर 2826 करोड़ और साल 2021-22 में इसे 2596 करोड़ किया गया, जिसकी मुख्य वजह जो थी वो पेंडेमिक थी। आशान्वित हूं कि आपको ये जो एनालिसिस है ये पसंद आया होगा। अगर आप हमारी मर्चेंडाइज खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए भोकालफैक्ट्री.com है, सपोर्ट करने के लिए patreon.com है और ज्वाइन बटन है। दोनों के जो लिंक्स हैं वो नीचे पिन कमेंट में दिए गए हैं। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, उन सभी के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। आप देख रहे थे आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।